नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली या फिर पुलिस आयुक्त प्रणाली। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और ऐसा मानता हूं कि लगभग बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये टॉपिक भले ही पढ़ा हो, बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा और कईयों के लिए तो ये एकदम नया है। तो जैसा कि आपने हमारे सभी लेक्चर्स में देखा है, अगर आपने इस लेक्चर को एक बार देख लिया, आपके मन में 1% भी डाउट नहीं रह जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। इसीलिए मैं टेक्निकल वर्ड्स भी इंग्लिश में यूज करता हूं और हिंदी इंग्लिश पीडीएफ भी मैं आपको सेपरेटली दे रहा हूं। आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लेना, कोई भी किताब देख लेना, कोई भी पीडीएफ देख लेना, इससे ज्यादा डेटा आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कचरा डाल दिया, नहीं, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए इस लेक्चर को देखो, नोट्स बनाओ, शानदार तरीके से रिवीजन करो, बाद में टेस्ट और एमसीक्यूज लगाओ। एक भी प्रश्न आपका अलग से नहीं आने वाला है। तो आप हमारे जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है वहां पर ऐड हो जाए, जिससे आपको पीडीएफ्स, नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, लेक्चर्स, लिंक्स, इनसे रिलेटेड सभी फायदे हो। आप हमारे ज्ञानदूत एकेडमी के ऑफिशियल चैनल के साथ साथ मेरे अमित शुक्ला नोट्स चैनल पर भी जरूर ऐड रहे और सब जगह ऐड हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग फायदे देखने को मिलेंगे। हो सकता है किसी जगह आप ऐड नहीं हो और वहां पर मैंने कुछ डाला है जहां से प्रश्न आ गया या कुछ जानकारी दी है, तो वो आप फिर उसमें नुकसान में रहने वाले हैं। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, ज्ञानदूत एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है। चलिए भैया, जय श्री महाकाल सभी को। तो बात करते हैं हम पुलिस आयुक्त प्रणाली। पुलिस आयुक्त प्रणाली या फिर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। ठीक है। अब चूंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है पुलिस कमिश्नर, ठीक, मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। इससे पहले मैंने आपको एक और कमिश्नर पढ़ाया है, लेकिन वो क्या है? संभाग आयुक्त है, डिविजनल कमिश्नर है। और ये क्या है? पुलिस कमिश्नर है। और मैंने क्लियर कट बात कही थी कि वो एक आईएएस अधिकारी होता है और ये क्या है? ये आईपीएस अधिकारी है। तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना है आपको। ये वाला कमिश्नर पुलिस सर्विस से रिलेटेड है और वो वाला जो है संभाग डिविजनल कमिश्नर था। क्लियर है? अब मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्यों लागू की गई, इसके क्या कारण थे, ये धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। लेकिन इसके पहले आपके लिए जरूरी क्या है? तो जरूरी यह है कि आप वर्तमान में जो लगभग लगभग सभी जगह पर पुलिस प्रणाली चल रही है उसे जब समझेंगे आप, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना कि वर्तमान पुलिस प्रणाली क्या है और पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है। दोनों में ये भी डिफरेंस कर पाएंगे आप कि कौन सा सही है। और अंत में आपको फिर कमेंट करके ये बताना भी है कि कौन सी प्रणाली सही है, क्या पुलिस कमिश्नर प्रणाली सही है या वर्तमान में जो पुलिस प्रणाली चल रही है वो सही है। ये आपको सब समझ में आएगा। लेकिन जैसा कि आपने मूवीज में देखा है, सब बातें शुरुआत में तो नहीं बता दी जाती है। एक पृष्ठभूमि रहती है ना, एक फ्लो में चीजें चलती है, तभी आपको स्टोरी भी समझ में आती है, तभी आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो हम धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे, वर्तमान से लेकर प्राचीन तक, A to Z। लेकिन उससे पहले आपको इसका इतिहास देखना पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या आता है? पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है, सिस्टम जो है, उसका इतिहास क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मत सोचिएगा कि यहां से प्रश्न नहीं आएगा। अरे पुलिस कमिश्नर दिया है सीधा सीधा, तो मतलब कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो पुलिस कमिश्नरेट, देखो 3 बात में अंतर स्पष्ट रखिएगा। आयुक्त का मतलब ही यहां पर क्या है? इंग्लिश में कमिश्नर। ठीक है। और अगर कमिश्नरेट आ जाए, ठीक है, कमिश्नरेट आ जाए तो यहां पर मतलब क्या है इसका? आयुक्तालय, आयुक्तालय। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भैया आयुक्तालय का मतलब हो गया, कमिश्नरेट का मतलब हो गया एक ऑफिस जो किसका है? कमिश्नर का है। ठीक है। तो आयुक्त ही कमिश्नर है, कमिश्नरेट का मतलब, आयुक्तालय का मतलब कमिश्नर का ऑफिस। क्लियर बात? चलिए
तो देखिए, इतिहास के संदर्भ में बात करते हैं। अगर आप वर्तमान में देखोगे तो किसी भी जगह पर भारत के संदर्भ में पुलिस व्यवस्था या विधि व्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार या बेस जो है वो क्या है? वो है भैया पुलिस एक्ट 1861, 1861। यही वर्तमान में भी सब जगह लागू है, पुलिस एक्ट 1861। और ये ब्रिटिश शासन के समय से ही चलता हुआ आ रहा है, जो कि आपको वर्तमान में भी दिख रहा है, मतलब ये बेस है। लेकिन इससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें 1856 में, तो 1856 में क्या हुआ? एक एक्ट नंबर आया था जिसका नाम है 13, एक्ट नंबर 13, ये नाम ही है इसका, है ना। एक अधिनियम संख्या 13 लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही। कब लाया गया ये एक्ट? तो 1856 में लेकर आए। इसके द्वारा क्या हुआ? ये एक्ट सबसे पहला एक्ट है, एक्ट नंबर 13, जो 1856 में लाया गया, और इसी के द्वारा सबसे पहली बार पुलिस आयुक्त प्रणाली जो है वो लागू की गई थी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ये, है ना। क्या लागू किया गया? पुलिस आयुक्त प्रणाली या कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया। इसी के साथ साथ इसी वर्ष 1856 में ही सबसे पहला आयुक्त नियुक्त किया गया। कहां पर? कलकत्ता में। और कलकत्ता के साथ ही दो जगह और जो है आयुक्त नियुक्त किए गए, तो वो है मद्रास, जिसको आप चेन्नई भी बोल सकते हैं अब, ठीक है, और साथ ही साथ मुंबई में, ठीक। लेकिन तीनों में सबसे पहली बार कहां पर हुआ? कलकत्ता में। और अगर हम तीनों की बात करें सबसे पहले, तो यही है तीनों के तीनों। अगर तीनों में कोई एक आता है तो वो कलकत्ता हो जाएगा, और तीनों है तो फिर तीनों है ही सही। ये तात्कालिक उस समय पर प्रेसिडेंसीज थी जहां पर एक्ट नंबर 1856 के अंतर्गत आयुक्त नियुक्त किए गए थे। क्लियर है बात? धीरे धीरे जैसी चीजें बढ़ती गई आगे, जी बहुत सारी चीजें होती गई, ये महसूस किया गया कि इस पुलिस आयुक्त प्रणाली या पुलिस कमिश्नर सिस्टम को कई अन्य जगह भी लागू करना चाहिए। इसी बीच स्वतंत्रता मिलती है, बहुत आगे की बात कर रहे हैं हम। स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार पुलिस आयुक्तालय जो है ना, पुलिस कमिश्नरेट, मतलब पुलिस कमिश्नर का ऑफिस, ये कहां स्थापित किया गया? तो 1960 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। सॉरी, ठीक है। और 1978 में बाद में दिल्ली में भी ये स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं, सब चीजें होती गई। लेकिन ये सभी बातें तो होती रही, लेकिन एक बात फिर दिमाग में आई कि इस प्रकार से विकासात्मक गतिविधियां बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बहुत कुछ चीजें अब डेवलपमेंट फेज में जा रही है, तो फिर क्यों ना एक ऐसी प्रणाली जिसको पुलिस आयुक्त प्रणाली ही बोल रहे हैं, इसको कई सारी जगह पर लागू किया जाए। क्योंकि यहां पर तो सब चीजें आ गई थी, लेकिन इन पुलिस आयुक्त प्रणाली जो 1856 के द्वारा जो लागू किया गया, यहां पर कुछ समस्याएं भी थी। तो सरकार ने यह सोचा कि क्यों ना कुछ समितियां बनाई जाए या कुछ पॉलिसीज लेकर आई जाए जो इस टॉपिक पर या इस बात पर रिसर्च करे और रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस दे, सिफारिश दे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और उस चेंजेस के साथ फिर हम पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू कर सकें। इसीलिए हमारे लिए ये इतिहास बहुत है इसके, है ना, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट पॉलिसीज आई, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब सरकारी नीतियां। क्लियर है? तो इसको लिख लेना, आप शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सरकारी नीति। किससे संदर्भ में? तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली के संदर्भ में। अब देखिए सरकार क्या कहती है। सरकार का यह कहना है कि किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में
अगर आपको कानून व्यवस्था या फिर विधि व्यवस्था या पुलिस व्यवस्था को बनाए रखना है और बहुत शानदार तरीके से चलाना है, तो वो आप किससे कर सकते हैं? पुलिस कमिश्नर प्रणाली ही इसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। कारण क्या है? तो कारण सरकार ये देती है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत, किस व्यवस्था के अंतर्गत? पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम या फिर पुलिस आयुक्त प्रणाली के अंतर्गत पुलिस को किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, और उसके क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, क्रियान्वयन के लिए मतलब किसी कार्य वर्क को करने के लिए और साथ ही साथ उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कई सारे पावर्स, शक्तियां और साथ ही साथ कई सारी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस क्या है, मिल जाता है, जिससे कार्यवाहियां जो है वो त्वरित हो जाती है। मतलब रेस्पॉन्स किस प्रकार से हो जाएगा? क्विक रेस्पॉन्स मिल सकता है। धीरे धीरे आपको एक एक बात समझ में आएगी, ठीक है। ये सरकार का कहना रहता है। क्या कहना रहता है? कि इस प्रणाली में कार्य और क्रियान्वयन को करने के लिए पुलिस के अंतर्गत बहुत सारी पावर्स और स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, जिससे कार्रवाई तुरंत की जा सकती है, क्विक रेस्पॉन्स भी मिल सकता है। कैसे? ये एक छोटी सी बात दिमाग में रखना, एक एक बात आपको क्लियर कट हो जाएगी। तो ये आपके मन में ये हो सकता है कि क्या वर्तमान की पुलिस प्रणाली में ऐसा है? तो नहीं है ना। सीधी सीधी बात मैं आपको कहूं, सब बातें आपको समझ में आएंगी। ये सरकार का कहना है। तो इसी बीच क्या हुआ? सरकार ने कई पॉलिसीज बनाई और पॉलिसीज के अंतर्गत 1977 में, बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, 1977 में सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है राष्ट्रीय पुलिस आयोग, नेशनल पुलिस कमीशन। और इस कमीशन से क्या बोला गया? इस कमीशन से, ये आयोग से ये बोला गया कि आप इस आयुक्त प्रणाली या आयुक्त प्रणाली को छोड़ दो, आप पुलिस व्यवस्था या कानून व्यवस्था किस प्रकार से और सुदृढ़ या स्ट्रेंथन हो सकती है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, उसको पूर्ण रूप से सर्च करो, रिसर्च करो और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके सिफारिशें करो। उस सिफारिश के माध्यम से जो भी बेस्ट होगा उसे हम लागू करेंगे। तो क्या हुआ? 1979 से 81 के बीच में इसने लगभग 8 रिपोर्ट प्रस्तुत करी। कितनी रिपोर्ट? 8 रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इन 8 रिपोर्ट में से 6th नंबर की जो रिपोर्ट थी, इस 6th नंबर की रिपोर्ट में क्या बोला गया इस आयोग के द्वारा? इसने ये बोला गया, बहुत सीधी बात बोल दी थी इसने, कि ऐसे क्षेत्र या ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है, ध्यान रखिएगा बात, 5 लाख से ऊपर है, वहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन 1983 में ही इस आयोग ने एक बात और की सुधारात्मक रूप से। इसने बोला कि 5 लाख की बजाय ऐसे शहर या ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम को क्या कर दिया जाना चाहिए? लागू कर दिया जाना चाहिए। तो ये सबसे पहला आयोग है जिसने ये बात बोली थी कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। और कहां पर किया जाना चाहिए? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली जगह पर लागू किया जाना चाहिए। ये एक पॉलिसी के रूप में चीजें हुई। बाद में क्या किया? 2005 में भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, इसने क्या किया? एक मॉडल पुलिस एक्ट, ठीक है, इसका ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट तैयार करने का मतलब क्या है? प्रारूप तैयार किया कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और इसने भी यही बात सीधी सीधी बोल दी कि भैया जो रिकमेंडेशन राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा कही गई है वो सिफारिशें सही है। मतलब गृह मंत्रालय के मॉडल पुलिस एक्ट में भी ये बोला गया कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में
पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जानी चाहिए। ये सरकार की तरफ से क्या की गई, कुछ पॉलिसीज, कुछ एक्ट और बहुत सारी चीजें तैयार की गई। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बोला कि कई समितियां भी बनेगी। अच्छा, यहां पर एक बीपीआरडी भी रोल में आता है ना। हालांकि इसका कनेक्शन इससे नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखिएगा, बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसने 2000, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है पुलिस से संबंधित। इसने 2022 में, ये सबसे लेटेस्ट ही है यार, देखो ना, 2022 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अनुसार ये बोला गया है कि भारत के 69 क्षेत्रों में या 69 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो 69 शहरों में क्या है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। इसी की एक और रिपोर्ट है, वहां पर 77 कहा गया है। अब ये आपकी विवेक अधिकार रहेगा कि क्या प्रश्न लगाना एग्जाम में आ जाए। अगर 69, 70, 71, 72 आता है तो ये लगाना है। ठीक है, 77, 78, 79, 80 आता है तो वो लगा देना है। सिंपल सी बात है। तो ये बीपीआरडी ने ऐसा बोला है। ये रिपोर्ट ये 1986 से पब्लिश करता हुआ आ रहा है। ये भी बात आप ध्यान रखना हो तो रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, ये सभी चीजें हुई। बाद में क्या हुआ, तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं। एक सेकंड, इसको मैं रब कर देता हूं। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, विभिन्न समितियों द्वारा की गई अनुशंसाएं। ठीक है, विभिन्न समितियों द्वारा अनुशंसा। अनुशंसा का मतलब क्या है, रिकमेंडेशंस। ठीक है, क्लियर बात। तो अब कुछ समितियां भी बनी। उनमें सबसे पहली समिति जो है वो बनाई गई थी 1977। ठीक है, ये 1977 में जो समिति बनाई, इसने एक बात क्या बोली, इसने ये बोला कि जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग बना था, उस राष्ट्रीय पुलिस आयोग की जो 6th रिपोर्ट थी, उस 6th रिपोर्ट में जो बोला गया कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग, यहां पर ये 6th रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, इसने ये बात बोल दी कि भैया राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने जो अनुशंसाएं की है उसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली बात इसने कही। लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहां पर हमको 6th रिपोर्ट की ही अनुशंसा इसने करी थी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने जो 6th रिपोर्ट जारी करी थी और वहां पर यह बोला था कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाए, वही रिकमेंडेशन 1977 में बनाई गई समिति ने कर दी। बाद में क्या हुआ, तो 1980 में, ठीक है, एक समिति आई जिसको हम बोलते हैं पद्मनाभ भैया समिति। ठीक है, पद्मनाभ भैया। इस समिति ने क्या बोला, तो इस समिति ने एक रिकमेंडेशन की कि भैया 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पीसीएस शुरू किया जाए। ठीक, और फिर तीसरी वाली तो आपको पता ही है, तीसरी वाली जो है वो है 2005 में जो गृह मंत्रालय के द्वारा मॉडल पुलिस एक्ट बनाया गया था वो। और इसने भी क्या बोला था कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। तो ये सभी है विभिन्न समितियां जिसने पुलिस कमिश्नर प्रणाली की क्या करी, अनुशंसाएं की। और बोला गया कि भैया हाँ, अलग अलग समितियों के द्वारा अलग अलग बातें कही गई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि कई सारी समितियों ने एक ही बात बोली थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूं, 1977 की जो समिति बनी उसने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की जो 6th रिपोर्ट है जिसमें 5 लाख से अधिक जनसंख्या में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की बात कही, इसने भी यही बात बोली। 1980 में जो पद्मनाभ भैया समिति बनी, इसने बोला कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर पीसीएस लगा दो, चालू कर दो, लागू कर दो। और 2005 का जो गृह मंत्रालय एमपीए मॉडल पुलिस एक्ट लाए, उसने भी यही बात बोल दी। तो विभिन्न समितियों के द्वारा विभिन्न सर्च रिसर्च करने के बाद एक मत होकर एक ही बात बोली है।
जो कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग के द्वारा भी कही है। सबने बात एक ही कही कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होनी चाहिए। बस सबके जो पैरामीटर्स थे वो अलग थे और अलग लगभग एक ही दिख रहा है 1977 का समिति, जिसने 5 लाख बात बोली थी और शुरुआत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भी यही बात बोली। अच्छा, 1977 का जो समिति है, इसका नाम भी याद रखना, शायद मैं भूल गया लिखना, धर्मवीर आयोग। इस धर्मवीर आयोग ने ये बात बोली। ठीक, चले भैया, सब बातें हो गई हमारे कि किस प्रकार से इतिहास रहा, किस प्रकार से विभिन्न पॉलिसीज आई, और विभिन्न पॉलिसीज के बाद अगर हम देखें तो अलग अलग समितियों ने भी क्या क्या अनुशंसाएं की। ये बात हम क्या देखें कि क्या क्या डेवलपमेंट्स या विकास हुए हैं पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत। अब सबसे मेन बात आती है जो है वर्तमान पुलिस संरचना। इसको समझ लेना भाई साहब, क्योंकि ये समझ लिया तो सब समझ लिया। वर्तमान पुलिस संरचना, वर्तमान पुलिस संरचना को आप स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आपको पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो पीसीएस है जो लागू किया गया है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, वर्तमान पुलिस संरचना की बात करें तो इसे हम द्वैध प्रणाली भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। फिर से लिख देता हूं मैं, तो वर्तमान पुलिस संरचना, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम द्वैध प्रणाली भी कहते हैं। द्वैध प्रणाली का मतलब क्या है, ड्वेल सिस्टम। ठीक है, अब ड्वेल सिस्टम कैसे, तो देखिए इसमें एक तो हो रहा है कौन, डीएम, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश, जिला कलेक्टर सब बोल देते हैं। ठीक है, एक होता है भैया एसपी, जो कि किसी जिले का मुखिया होता है, जिसको हम कप्तान भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक है डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक है एसपी जो कि कप्तान है जिले का। ठीक, इसीलिए इसको ड्वेल सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये एसपीडीएम सिस्टम है। तो दो व्यक्ति आ रहे हैं और दो व्यक्ति आ रहे हैं, इसलिए द्वैध प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके अंदर घुसने से पहले इसके लिए भी एक बात याद रखो। देखो, संविधान जो है उसकी 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची मतलब शेड्यूल जो है, ठीक है, इस शेड्यूल की या 7वीं अनुसूची में हम बोले तो 3 लिस्ट होती है, 1, 2 और 3। ठीक है, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये सब पॉलिटी में डिटेल में समझेंगे, अभी देखने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा समझ लो बेस इसका भी, वर्तमान पुलिस प्रणाली का, तो आपको ये सब भी समझ में आ जाएगा। देखो, इस सूची में जो भी विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को। इसमें बहुत सारे चीजें भी है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक समझ लो आप। इस सूची के अंतर्गत जो भी विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन कहीं मतभेद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो वहां पर केंद्र सरकार के जो है कानून जो है माने जाते हैं, लागू होते हैं। ठीक है, ये बेसिक समझाया है मैंने आपको ताकि इनको क्लियर रहे आपको। अब देखिए क्या होता है, प्रविष्टि होती है, एक एंट्री होती है, इसको समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए राज्य सूची के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विषय लिखे गए हैं लाइन से। इसमें बोल दिया भैया 1, एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, है ना, 1। तो प्रश्न कैसा आ सकता है,
कि संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के कौन सी प्रविष्टि एंट्री पर वन को एक विषय के रूप में रखा गया है, तो तीसरा। समझ गए? बस इतना ही मुझे समझाना था। तो क्या समझ में आया? यहां पर ऐसा बोला गया है कि राज्य सूची के पहली और दूसरी प्रविष्टि में लोक व्यवस्था, ठीक है, और साथ ही साथ पुलिस पहली और दूसरी प्रविष्टि में रखा गया है। तो प्रश्न आ सकता है राज्य सूची की कौन सी प्रविष्टि एंट्री में पुलिस एक विषय है, दूसरे में। पहले पर लोक व्यवस्था है, क्योंकि लोक व्यवस्था के लिए पुलिस सिस्टम तो बहुत जरूरी है। तो इससे क्या पता चला कि लोक व्यवस्था और पुलिस जो है किसका विषय है? राज्य सरकार का विषय है। मतलब पुलिस के संदर्भ में कोई नीति, नियम, कानून कुछ इंप्लीमेंट करना है, सब कुछ राज्य सरकार का विषय होता है। अब हम आते हैं द्वैध प्रणाली के अंतर्गत। तो एसपीडीएम सिस्टम, जिसको हमने ड्यूअल सिस्टम या द्वैध प्रणाली भी बोला है, इसमें होता क्या है, इसमें समस्याएं क्या होती है वो समझ लो। देखिए सबसे पहली बात क्या है, हम यहां पर लिखते हैं डीएम, ठीक है, और यहां पर हम लिख देते हैं एसपी। कलेक्टर और एसपी आपको क्लियर कट हो ही गया होगा, ठीक है। अगर डीएम जिलाधीश वाली बात नहीं समझ में आती है, जिलाधीश क्या क्या कर सकता है, तो जिला प्रशासन वाला लेक्चर आप देख लेना, A to Z समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी कलेक्टर तो नॉर्मली आपको पता ही है, तैयारी कर रहे हो। तो एसपी भी आपको पता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईपीएस अधिकारी, है ना। इतनी सभी बातें क्लियर है। देखो अगर किसी जिले के प्रशासनिक नियंत्रण की हम बात कर रहे हैं, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो डीएम के पास होता है। और बाकी अगर किसी चीजों का क्रियान्वयन करना है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन करना है, वो एसपी के पास होता है। ये इनके पास पावर्स होते हैं, बहुत पावर्स रहते हैं, शॉर्ट में समझो लेकिन समझ में पूरा आ जाएगा। डीएम के पास किसी जिले का प्रशासनिक नियंत्रण पूर्ण रूप से रहता है, और किसी कार्य को पुलिस के संदर्भ में क्रियान्वयन करना है तो एसपी करवा रहा है। लेकिन बात क्या होती है कि ये क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो जाता है डीएम को रिपोर्ट करना या फिर मंजूरी लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जैसे कोई आपात स्थिति अगर आती है, जहां पर दंगे की स्थिति बन जाती है, कर्फ्यू की स्थिति बन जाती है, तो एसपी जो होगा, अब देखो स्वाभाविक सी बात है, मैंने एसपी लिख दिया है तो किसी भी जिले की अन्य पुलिस, एएसपी हो गया, डीएसपी हो गया, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब कोई एसपी के अंदर ही है ना। तो पुलिस बोल रहा हूं मतलब एसपी समझना, और एसपी बोल रहा हूं मतलब एसपी ही समझना, ठीक है। तो क्या बोला गया मैंने कि ऐसी आपात स्थिति में एसपी के पास या फिर पुलिस के पास इतनी पावर नहीं है कि वो कुछ डिसीजन ले सके। उसके लिए उसको डीएम से, जिला कलेक्टर या जिलाधीश या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी, और साथ ही साथ रिपोर्ट भी करना होगा। यह है द्वैध सिस्टम। कुल मिला के बात क्या समझ में आई कि कोई भी आपात स्थिति आ गई या नॉर्मल कंडीशंस भी आ जाती है, तो वहां पर एसपी को कोई कार्य इंप्लीमेंट या क्रियान्वयन या डिसीजन लेने के लिए डीएम को रिपोर्ट या उससे मंजूरी लेनी होगी, ठीक है। ये होती है द्वैध प्रणाली। क्लियर हो गई बात। समस्याएं क्या है? तो समस्याएं ऐसी है कि दो व्यक्ति अलग अलग है, एक डीएम है, एक एसपी है। दोनों की संबंधित समस्याओं से रिलेटेड सोच अलग हो सकती है, डिसीजन लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति हो, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बन जाए, ठीक है, एक बात पर किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। ये सभी बातें हैं। कोई व्यक्ति डीएम चाह रहा है कि इस पर कार्य तुरंत हो, एसपी नहीं चाह रहा है, तो क्या होगा?
डिसीजन एक मत से नहीं हो पाएंगे, और जब इस प्रकार से एक मत वाली स्थिति नहीं होगी तो क्या होगा, क्विक रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। ठीक है, त्वरित कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, ऐसे में स्थिति बिगड़ जाएगी। ये है भैया वर्तमान पुलिस संरचना। क्लियर हो गई बात। मैं मतलब एकदम जो सरकारी वेबसाइट में भी ऐसा नहीं लिखा है ना, सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट्स आई है उन रिपोर्ट्स के माध्यम से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, किसी किताब को कॉपी पेस्ट करके नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा कही गई बातें हैं, क्योंकि प्रश्न सरकार के द्वारा ही पूछे जाते हैं और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में से ही पूछे जाते हैं। तो ये है एसपीडीएम सिस्टम या द्वैध प्रणाली, जिसके अंतर्गत मैंने आपको समस्याएं भी पूर्ण रूप से सीधे सीधे बताई। चलिए भैया, ये सब तो हमको क्लियर कट पता चल गया है ना। अब इससे हमको ये पता चलता है कि अगला पॉइंट अपन देखने वाले हैं। अब पॉइंट का नंबर मैं शायद भूल गया, लिखा भी नहीं यहां पर, खैर कोई बात नहीं। लोकायुक्त नहीं, पुलिस कमिश्नर प्रणाली की, मैं पीसीएस लिख देता हूं, है ना, पीसीएस प्रणाली की आवश्यकता। ठीक है, क्या है पीसीएस प्रणाली की आवश्यकता? तो देखिए भैया, अभी तक आपको द्वैध प्रणाली तो समझ में आ गया है, क्या होता है, क्या इसके अंतर्गत समस्याएं हैं। तो अब हम पीसीएस समझ लेते हैं, जिससे आप क्लियर कर पाओगे कि क्या सही है। ठीक है, देखिए पीसीएस में क्या होता है, एसपीडीएम तरीके का कोई सिस्टम नहीं होता। ठीक है, इसमें एकल उत्तर, इसको ये जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है इसको एकल उत्तरदायित्व, ठीक है, प्रणाली भी कहा जाता है, मतलब सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति होता है जिसको पूरी पावर दे दी जाती है, जिसको बोला जाता है पुलिस आयुक्त या फिर पुलिस कमिश्नर। दैट्स ऑल। ये है पुलिस कमिश्नर सिस्टम या पुलिस आयुक्त प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत एक ही व्यक्ति उत्तरदायी होता है, उसी को सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, सब ताकत सब शक्तियां उसके पास होती है, मतलब बार बार उसको जिलाधीश या कलेक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर ऑफिसर्स, वरिष्ठतम अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा, साथ ही साथ राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा, और किसी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके मन में ये भी आ सकता है, फिर सर एसपीडीएम सिस्टम में भी तो यही है कि एसपी का एक वरिष्ठ अधिकारी है, जिलाधीश, वो उसको रिपोर्ट करेगा। तो सही बात है, यहां पर भी हो रहा है ऐसा, लेकिन वो भी इंप्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्या करें। यहां पर भी सही बात है, यहां पर भी वही प्रणाली उत्पन्न हुई, तो इसमें भी तो समस्याएं हैं। तो समस्याएं तो सब जगह है, लेकिन यहां पर एक समस्या कम हो रही है। जैसे हम एसपीडीएम में ये देख कर आए कि एसपी जो है डीएम से रिपोर्ट करेगा, निर्देश लेगा, सब चीजें लेगा, लेकिन यहीं पर सब चीजें काम नहीं हो रहा है, तो गड़बड़ होगा। ठीक इसी तरह से अगर पुलिस कमिश्नर भी अपने वरिष्ठतम अधिकारियों को रिपोर्ट कर रहा है, यहां पर भी ठीक प्रकार से नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, है ना। तो समस्याएं तो सब जगह है, इसीलिए ऐसा बोला गया है, बोला जाता है कि अगर एकदम पारदर्शी तरीके से, सही तरीके से पुलिस कमिश्नर प्रणाली को ईमानदारी से लागू कर दिया जाए, तो इससे कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था बहुत ही शानदार हो जाएगी और किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो मैंने क्या बताया, यहां पर किसी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे राज्य सरकार के लिए उत्तरदायी होते हो और साथ ही साथ अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ही रिपोर्ट करोगे। क्या आवश्यकता है इसकी, तो देखिए आज के समय में महानगरों में अगर हम बात करें तो जनसंख्याओं की वृद्धि हो रही है। यहां पर ग्रामीण जो पुलिस होती है शहरी पुलिस के संदर्भ में बहुत अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्याएं ज्यादा रहती है,
ठीक है, ज्यादातर डेवलपमेंट्स हर दिन आपको देखते हुए मिल रहे हैं। आज के समय में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इंटरनेट आ गए हैं, तो लोग जागरूक हो गए हैं। इसके कारण उनको अपनी समस्याओं के संदर्भ में चाहिए क्विक रेस्पॉन्स, त्वरित कार्रवाई चाहिए, तुरंत कार्रवाई चाहिए। अब ऐसे में अगर पुलिस प्रणाली पुरानी वाली चल रही है, जहां पर कोई ऐसी खतरनाक आपात स्थिति आ रही है, तो पहले रिपोर्ट लो, पहले क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी करो, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो अब अगर ऐसी चीजें हो रही है तो इम्प्लीमेंट तो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि महानगरों में अगर हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू कर दें तो यहां पर किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी की सभी पावर्स और शक्तियां एक व्यक्ति पुलिस आयुक्त को दे दी गई है ना, और वो किसी भी आपात स्थिति में, चाहे कर्फ्यू हो जाए, चाहे दंगे हो जाए, या कई और अन्य स्थिति हो जाए, त्वरित और तुरंत क्विक रेस्पॉन्स के लिए किसी के भरोसे नहीं बैठा रहेगा, तुरंत कार्रवाई के आदेश दे सकता है और क्विक रेस्पॉन्स मिल सकता है। यह है दोनों में अंतर। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी प्रणाली सही है। कमेंट करने के लिए 1 सेकंड के लिए पॉज करें वीडियो और कमेंट में जरूर उत्तर दें। मैं आपकी सोच को जानना चाहता हूं कि क्या आप सोचते हैं, और जैसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं आपसे कमेंट की भी उम्मीद वैसे ही करने वाला हूं। तो कृपया करके जरूर दें ताकि मैं देख सकूं। क्लियर है? तो यह है आवश्यकता, और इन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अभी हम आते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अभी जैसे मैं आपको तरीके, अपने को पता ही है कि हम पूरा का पूरा बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि A to Z समझ लेते हैं, फिर जो भी लिखा हुआ है उसको भी एक बार रिवाइज करते हुए चल देते हैं, कुछ चीजें बचती है तो वो भी कवर हो जाएगी। तो इन्हीं सब विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 9 नवंबर 2021, ठीक है, ये महत्वपूर्ण तारीख याद रखना, 9 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या घोषणा कर दी गई? तो घोषणा ये कर दी गई कि इंदौर और भोपाल शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, क्योंकि यहां पर ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। अब आप बोलोगे कि सर जनसंख्या तो दूसरे जिलों में भी या दूसरे शहरों में भी हमारे यहाँ पर है, तो यहाँ पर यह बात हो जाती है कि है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करना पड़ेगी। तो इसीलिए इंदौर और भोपाल में 10 लाख से अधिक जनसंख्या के कारण पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जा रहा है। क्लियर बात? चलिए, इसके लिए 1981 से कार्य किया जा रहा था कि ये लागू हो, लेकिन नहीं हो पा रही थी। बाद में हमारे गृह मंत्री थे उस टाइम पर नरोत्तम मिश्रा जी, तो दिसंबर 2021 में, ठीक है, मैं तारीख भूल रहा हूं, अभी आगे देख लेंगे अपन, दिसंबर 2021, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलिए, तो दिसंबर शायद 21 दिसंबर ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट फिर भी देख लेंगे इस तारीख पर, अभी आप डाउटफुल रहना है ना, अभी अपन आगे आएंगे जब देखेंगे। दिसंबर 2021 में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई इंदौर भोपाल में। सीधा प्रश्न आ सकता है कि किस दिन इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई? तो वो की गई दिसंबर 2021, तारीख अपन अभी देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया कि भोपाल और इंदौर में, ठीक है, 38 थाने इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत किए गए। इसमें उत्तर और दक्षिणी भोपाल को एकीकृत कर दिया था, यूनिफाइड करके 38 थाने, और इंदौर में ग्रामीण क्षेत्र को अलग करके 36 थाने पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत कर दिए गए। और इस प्रकार से इंदौर और भोपाल में ये सभी चीजें हुई। ऐसा बोला जा रहा है कि जबलपुर ग्वालियर में भी आगे होगा और उसके लिए कार्रवाई और सभी चीजें हो रही है, तो वो बात की बात है। ठीक, ये है। अच्छा,
इस पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो इंदौर और भोपाल में लागू की गई है, इसके अंतर्गत कौन कैसी संरचना रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगा, तो वो अभी अपन आगे देखते हैं। क्लियर है भैया? तो सब बातें मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत हुई, कैसी रिकमेंडेशंस आई, कैसी समितियां बनी, क्या आवश्यकता है, क्या अंतर है वर्तमान पुलिस प्रणाली से और कौन से लागू होना चाहिए, ये तो कमेंट करके आपको बताना है। चलिए, तो अपन अब बढ़ते हैं मेन बात पर, जो जो हमने देखा। तो भारत में आयुक्त प्रणाली का इतिहास मैंने आपको बता दिया। 1861 में पुलिस एक्ट अभी भी चल रहा है ना। अधिनियम संख्या 13 1856 इसके तहत सबसे पहले जो है आयुक्त प्रणाली शुरू की गई और फिर 1856 में कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई जो है इसमें लागू किया गया। बाद में तीव्र विस्तार हुए और सभी चीजें हुई तो ऐसा लगा कि दूसरी चीजें होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद मैंने आपको 1960 में दिल्ली और अहमदाबाद जो है इसमें 1978 में दिल्ली और 1960 में अहमदाबाद, ये भी क्लियर बता दिया कि पुलिस आयुक्तालय बनाया गया। बाद में हमने क्या देखा, पुलिस आयुक्तालय की स्थापना पर सरकारी नीति है ना, तो क्विक रिस्पॉन्स के लिए आवश्यक था, तो 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग बनाया गया। 1971 से 81 के बीच में 8 रिपोर्ट प्रस्तुत करी। 6वीं रिपोर्ट में बोल दिया गया कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या, सब पढ़ लिए अपन। 1983 की जो सिफारिश थी उसमें क्या बोल दिया गया, 10 लाख। 2005 में जो मॉडल पुलिस एक्ट बना उसके ड्राफ्ट में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली बात ही बोली गई, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सभी बातें कही गई। और बीपीआरडी के अंतर्गत भी मैंने आपको बता दिया कि 69 पुलिस आयुक्तालय वर्तमान में भारत के अलग अलग शहरों में है। ठीक, ये भी देख लिया हमने। समितियों ने क्या आयुक्त प्रणाली की अनुशंसा की, तो धर्मवीर आयोग ने 77 में बोला कि 6वीं रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख ही होना चाहिए। पद्मन भैया समिति ने भी 2000 में क्या बोल दिया कि 10 लाख होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसने ऐसी कुछ बात नहीं बोली थी, एक बात और क्लियर करना, इसने ऐसी कुछ बात नहीं बोली थी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या में पुलिस आयुक्त प्रणाली होना चाहिए, लेकिन इसने ये बोला था कि पुलिस आयुक्त प्रणाली जैसी ही कोई ना कोई प्रणाली विकसित होनी चाहिए ताकि क्विक रिस्पॉन्स मिल सके। तो यहाँ पर इसके ये संदर्भ याद रखना, यहाँ पर 10 लाख जैसी कोई बात नहीं थी, है ना। ड्राफ्ट पुलिस मॉडल एक्ट में तो 5 लाख जैसी 10 लाख वाली बात कही गई है, ये भी हम देख चुके क्लियर कट। अभी हम बात करें वर्तमान पुलिस प्रणाली, तो मैंने आपको बताया प्रविष्टि 1 और 2 में राज्य सरकार में राज्य सूची के अंतर्गत लोक व्यवस्था और पुलिस वाली है, इसलिए राज्य सरकार का विषय है पुलिस और लोक व्यवस्था। ठीक है। डीएम व्यवस्था मैंने बताई, डीएम एसपी ड्यूअल सिस्टम जो कि द्वैत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लगभग सभी राज्यों में आप देखोगे दोहरी व्यवस्था ही है, और इस दोहरी व्यवस्था में क्या है कि पुलिस के अधिकार क्षेत्र की जिम्मेदारी, मतलब क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पुलिस की होती है और डीएम से आपको क्या लेना पड़ेगा, रिपोर्ट और परमिशंस लेनी पड़ती है। ठीक है, आप इसको ठीक तरीके से पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ, मतलब मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा दिया और वही सब चीजें लिखी हुई है ना। अधिकांश निवारक और नियामक शक्तियां, रेगुलेटरी पावर्स डीएम के पास होती है। ठीक है, और जबकि पुलिस केवल क्या कर सकती है, फाइनल एनफोर्समेंट कर सकती है, जैसे आदेश दिया जाए। अब इस शक्तियों का विभाजन में कई जटिलताएं होंगी। कैसी जटिलता हो जाएगी, दोनों की समान सोच होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, है ना। विलंब हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, उत्तरदायित्व की कमी हो सकती है, कई सारे कारण दिए गए हैं। ब्लेम गेम हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, जिसके कारण क्विक रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल सकता है। ऐसा बोला जाता है कि इस कारण से ये जो है पुलिस जो वर्तमान में प्रणाली ये बोझिल है, मतलब बर्डन के रूप में देखी जाती है और फिर नई प्रणाली आनी चाहिए। ठीक है। अब आयुक्तीय प्रणाली की आवश्यकता क्या, तो मैंने अब आपको बताया महानगरों में जनसंख्याएं बढ़ रही है, लोग शिक्षित है, बेरोजगार है, उनको क्विक रेस्पॉन्स चाहिए, है ना, इसीलिए पुलिस आयुक्त प्रणाली बहुत आवश्यक है। तो जो भी मैंने आपको समझाया है वो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी, इतना पढ़ने की ही आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। अब आयुक्तीय प्रणाली में क्या है, तो मैंने आपको बताया एकल उत्तरदायित्व प्रणाली है, सिंगल पॉइंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम है। सही ढंग से लागू किया जाए तो भैया आदेश और उसके संदर्भ में क्विक रेस्पॉन्स बहुत जल्दी मिल सकता है। इससे रिपोर्टिंग व्यवस्था स्पष्ट और पारदर्शिता बन जाती है, क्योंकि ये वरिष्ठ नेतृत्व जो पुलिस रहते हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, और राज्य सरकार के लिए ही उत्तरदायी होता है। और क्या है, तो इससे पुलिस अपनी व्यावसायिक समझ और विशेषज्ञता का प्रयोग करके आधुनिक शहर प्रणाली जो है, मतलब अपने को और मॉडर्न कर सकती है कुल मिला के। ठीक है। इस
के माध्यम से सबसे मेन बात क्या है, कानून और व्यवस्था से संबंधित जो संघर्ष होते हैं, राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज हो रही है जो आपात स्थिति, तो वहां पर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है क्योंकि उसको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अगर एक ही व्यक्ति में सभी पावर ऐसी डाल दी जाए तो स्वाभाविक सी बात है इनकी आलोचनाएं भी होंगी। ठीक है, तो वो आलोचनाएं भी हुई है, आगे देखेंगे। और ये आलोचनाएं तो आप खुद ही, मैं बोलता हूं कि बना सकते हो, लिख सकते हो, है ना, मेंस में आ सकता है ये आपको। चलिए, अब विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं तो देखो, अगर आपने संदर्भ समझ लिया, पढ़ लिया, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। क्या है, तो कमिश्नर सिस्टम में एकीकृत पुलिस नेतृत्व, मतलब यूनिफाइड पुलिस कमांड स्थापित किया है, एक ही व्यक्ति के पास सब पावर। इस प्रणाली में पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रियल शक्तियां दे दी गई, मतलब जो भी डीएम के पास पावर एक हिसाब से वो इसको दे दी गई। पहले परमिशन मांगनी पड़ती थी, अब नहीं है, सब पावर A to Z दे दी, ताकि ऐसी कोई भी आपात स्थिति हो तो तुरंत कार्रवाई कर सके। ठीक है, इसमें रेगुलेशन, कंट्रोल, लाइसेंसिंग जैसी शक्तियां भी सब शामिल कर दी गई है ना। जो भी शीर्ष अधिकारी है, मतलब जो कमिश्नर है, पुलिस आयुक्त है, अपने निर्णय के लिए सीधे राज्य सरकार के लिए उत्तरदायी होगा, है ना, और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी रिपोर्ट करेगा, है ना। इससे क्या होगा, पुलिस कानून व्यवस्था की स्थितियों में तेज, प्रभावी और स्वतंत्र निर्णय हो सकेंगे। ये विशेषता है, बहुत कॉमन सी बात। लाभ क्या है, तो त्वरित निर्णय हो सकता है, नाम से समझ सकते हो। प्रशासनिक दक्षता, प्रशासनिक दक्षता का मतलब यह है कि एक जगह से रिपोर्ट दूसरी जगह जा रही है, तीसरी जगह जा रही है, ये सब बंद हो जाएगा। एक ही व्यक्ति अगर कार्य सही तरीके से करेगा तो निर्णय में विलंब और नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी जो है बीच में नहीं आएगी। स्वायत्तता और उत्तरदायी, एक अगर ऑटोनोमी स्थापित हो जाए, जैसे आपने देखा होगा कई कॉलेज ऑटोनोमस रहते हैं। ऑटोनोमस का मतलब क्या है कि वो अपने निर्णय कॉलेज खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोनोमी और अकाउंटेबिलिटी होगी, क्योंकि राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी है तो सेंसिबल चीजें रहेंगी, तो उत्तरदायित्व के माध्यम से काम किया जाएगा, है ना। संसाधन उपलब्धता की बात क्या हो जाएगी कि पुलिस प्रशासन को आवश्यक संसाधन, अधिकार प्रदान करती है जिससे बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो सकते हैं। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के पास अगर सभी चीजें हो रही है तो वो उस जिले के संदर्भ में या जहां जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, रिसोर्सेस का सही तरह से उपयोग करवा पाएगा और कर पाएगा, जो कि संघर्षों के कारण ड्यूअल सिस्टम में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीमाएं और आलोचना। तो अभी तक इतिहास से लेकर हर बात समझ गए, और मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से दोनों के बीच का डिफरेंस भी आप समझ गए और क्यों लागू किया ये भी समझ गए। अब आलोचनाएं, बहुत स्वाभाविक सी बात है, कितनी भी अच्छी चीज हो, आलोचनाएं तो वहां पर होंगी। तो एक व्यक्ति है समाजशास्त्री मैक्स वेबर, ये क्या बोलते हैं तो आप पढ़िए। मैक्स वेबर ये बोलते हैं कि राज्य अपने नागरिकों पर वैधानिक बल प्रयोग करने का अधिकार रखता है। मतलब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां पर फोर्स या बल मतलब समझो, कहीं हल्का लाठीचार्ज है, लेकिन वो लीगली होना चाहिए, एक मिनट सॉरी, हाँ, लीगल तरीके से बल का प्रयोग कर सकता है, राज्य के पास अधिकार है। लेकिन अगर राज्य के पास नागरिकों पर सीमित और नियंत्रित रूप से बल प्रयोग करने का वैध अधिकार होता है, ताकि कानून व्यवस्था क्या कर सके, बनाई जा सके। मतलब समझ रहे हो कि सिद्धांत में तो यह बोल दिया गया है सीधा कि नागरिकों पर सीमित और नियंत्रित रूप से बल प्रयोग करने का वैध अधिकार दिया है। कहने का मतलब मैक्स वेबर ये बोल रहे हैं, इन लाइन से आपको इनका मतलब समझ में नहीं आएगा। इन लाइन से आपको मतलब ये समझना है कि पावर जो है पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज्ड कर दी गई है एक व्यक्ति में, और उस सेंट्रलाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि जहां पर लीगली वर्क करना चाहिए था, हो सकता है वो व्यक्ति नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए, कौन व्यक्ति कितना ईमानदार है उसके चेहरे पर तो नहीं लिखा है। ठीक है, कई सारे बेईमान है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, ऐसा कोई बेईमान व्यक्ति पुलिस कमिश्नर बन जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो अधिकारों का हनन हो सकता है। तो मैक्स वेबर भाई साहब का यही कहना है कि सेंट्रलाइज्ड होने के कारण अधिकारों का जो उपयोग है वो सही तरीके से नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सामने आपको लिखा है कि हाथों में केंद्रित हो जाता है, जिससे संतुलन का प्रश्न उठता है ना। समाजशास्त्री और मानव अधिकार कार्यकर्ता भी यही बोलते हैं कि भैया यह प्रणाली बहुत ही केंद्रीकृत है, मतलब
एक व्यक्ति के पास, एक कमिश्नर के पास कई प्रकार की न्यायिक शक्तियां भी आ गई, जुडिशियल भी, और साथ ही साथ प्रशासनिक शक्ति भी आ गई। कैसे? जैसे गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार, जमानत, निरोध संबंधी निर्णय, भीड़ नियंत्रण, लाठीचार्ज, आंसू गैस, ये सभी अनुमति देने का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास आ गया, जो द्वैध प्रणाली सिस्टम में डीएम से परमिशन लेके करना पड़ता है। अब मान लो कि डीएम एसपी सिस्टम में जो एसपी है वो घटना स्थल पर है, ठीक है, फोन लगाया डीएम को कि भैया ये घटनाएं हो चुकी है, तो डीएम बोलते देखता हूं, समझता हूं, ये है जो वो है। अब ये बोल रहे कि त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। अब इनको भी तो ऊपर जवाब देना है, वहां सभी चीजें पूछी जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कमिश्नर ही, पुलिस कमिश्नर घटना स्थल पर है और घटना स्थल को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है कि हाँ भैया हल्का लाठी चार्ज करना है कर दो, आंसू गैस सब चीजें करना है कर दो, तो त्वरित कार्रवाई वहां पर होगी, जिससे माहौल बिगड़ने में माहौल बिगड़ते बिगड़ते बच सकता है। ठीक है, लेकिन मानव अधिकार कार्यकर्ता और कई समाजशास्त्रियों का यह कहना है कि अगर एक ही व्यक्ति को इतने अधिकार दे दिए जाए तो हो सकता है अधिकारों का उल्लंघन भी हो सके, और फिर हो सकता है अपने बचाव के लिए या किसी भी कारण से वो जहां पर उसकी खुद की कहीं ना कहीं एडवांटेज छुपा हो वो हो सकता है। तो आलोचनाएं यहां पर भी है। ठीक है, जब पुलिस अधिकारी को अत्यधिक स्वायत्तता और व्यापक अधिकार मिल जाते हैं तो मानव अधिकारों का उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है, जो कि कम अधिकार मिलने के बाद भी वर्तमान पुलिस प्रणाली में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये कोई नई बात नहीं और सही बात है ना। कई बार निर्णय तत्काल स्थिति में लिए जाते हैं जब न्यायिक परामर्श या प्रशासनिक प्रक्रिया जो है सीमित होती है। ये बहुत अच्छी बात है ना, कि हो सकता है एसपीडीएम सिस्टम में, ठीक है, एसपी ने बोला ये त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, लेकिन डीएम को सोचना पड़ेगा कि क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। कभी कभी त्वरित निर्णय भी भारी पड़ जाता है, बहुत स्वाभाविक सी बात है, और कहीं कहीं सोच विचार के साथ किया गया कार्य माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विलंब से चीजें होंगी तो हमेशा गड़बड़ होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कमिश्नर प्रणाली में त्वरित कार्रवाई होगी तो वो भी गलत होगा। वो तो बहुत सीधी सी बात है, उस समय पर व्यक्ति उस स्थिति में रहते हुए क्या सोच रहा है, इस पर सब कुछ बात डिपेंड कर रही है। वो कितना समझदार है, वो होने वाली संभावनाएं और उसके जो हो चुकी है संभावनाएं, वो सब देखते हुए निर्णय लेगा। तो होने में तो सब जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आयुक्तीय प्रणाली में जब सारी व्यक्ति एक व्यक्ति को दी जाती है तो वही बात है, वही सभी बात बोलते हैं कि बाहरी समीक्षा कमजोर पड़ जाती है, निरंकुशता बढ़ती है, और निरंकुशता तो देखो नॉर्मली कैसे भी बढ़ ही सकती है। तो ये आलोचनाएं हैं, और आलोचनाओं में आप कॉमन सेंस से सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए भैया आगे बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है मध्य प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली। ठीक है, तो देखिए 9 दिसंबर 2021 को, ठीक है, 9 दिसंबर, मैंने शायद डेट ऊपर नीचे बोल दी थी इसलिए मैं बोल रहा था, इस डेट में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैंने आपको शायद 9 नवंबर 2021 बोला था, है ना, घोषणा की बात। ठीक है, वो है 21 नवंबर 2021 और 9 दिसंबर 2021, डेट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। मैंने आपको 21 भी बोला था, ये याद रखना, करेक्शंस कर लेना क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा, है ना। चलिए, तो मध्य प्रदेश सरकार ने 9 दिसंबर 2021, बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना भैया इसके लिए, 9 दिसंबर 2021 को भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। ये लागू की तारीख है, और इस प्रकार से भारत कौन सा राज्य बना है पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने वाला, तो 17वां राज्य बना है। बहुत महत्वपूर्ण, 1981 से ये कार्य चलने की प्रक्रिया में था, और इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 21 नवंबर 2021, है ना। तो 21/11/21 को घोषणा और 9/12/21 को लागू। ये तारीख याद रखना, है ना, सही कर लेना। अब लागू क्षेत्र क्या है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि भोपाल में 38 थाने और इंदौर में 36 थाने इसके अंतर्गत किए गए। भोपाल में उत्तरी और दक्षिणी जिलों को अलग अलग किया गया, एकीकृत किया गया, और इंदौर में ग्रामीण क्षेत्र अलग किए गए। सब समझा दिया मैंने। यहां पर ये आप समझ लो, ठीक है, क्या संरचना है, स्ट्रक्चर है इंदौर और भोपाल में। देखिए इंदौर में क्या किया है,
तो एक व्यक्ति जो होगा कौन होगा, पुलिस आयुक्त, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं, जिसको पुलिस कमिश्नर कहा जाएगा। जैसे वर्तमान में कौन है भोपाल के, हरि नारायण चारी मिश्र, और इंदौर के कौन है, संतोष कुमार सिंह। तो ये है पुलिस आयुक्त। एडीजी या आईजी रैंक का जो व्यक्ति है वही पुलिस आयुक्त बनेगा, ठीक है। उसके नीचे एक और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त होगा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, ठीक है। कितने होंगे, वो 2 होंगे, डीआईजी रैंक का होना चाहिए। उनके नीचे 8 होने चाहिए पुलिस उप आयुक्त, जो कि एसपी रैंक के होंगे, है ना। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कितने होंगे, 12 होंगे, जो एएसपी रैंक के होंगे। 30 सहायक पुलिस आयुक्त तो होने वाले हैं, जो डीएसपी रैंक के रहेंगे, और एक पुलिस अधीक्षक जो है एसपी रहेगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से रहेगा। ये संरचना है, मतलब सीनियर मोस्ट से होते हुए नीचे आप जा रहे हो यहां तक। तो ये प्रश्न आ सकता है। रैंक तो शायद ना आए, इनके अलावा पुलिस आयुक्त की किसे नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा आ सकता है। तो एडीजी या आईजी रैंक का व्यक्ति कोई पुलिस कमिश्नर बन सकता है। लेकिन ये जरूर आ सकता है कितने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कितने पुलिस उपायुक्त अतिरिक्त, ये सभी। तो 1 2 8 12 30 1। ठीक उसी प्रकार से भोपाल में है, एक ही पुलिस आयुक्त रहेगा, रैंक सब कुछ यही रहेगी। यहाँ पर 2 है अतिरिक्त पुलिस, तो यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर पुलिस उपायुक्त 8 है, तो वहां पर भी 8 है। यहाँ पर बस अंतर यह है कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इंदौर में 12 है, तो यहाँ पर 10 है। यहाँ पर सहायक पुलिस आयुक्त 30 है, तो यहाँ पर 33 है, और एक यहाँ पर भी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रहने वाला है। तो अंतर बस यहाँ और यहाँ है। तो एक बार याद कर लोगे तो संख्या कम ज्यादा करके आपको याद हो जाएगा। यहां से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से प्रश्न आ सकता है कि भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर कौन थे जब ये लागू की गई, तो मकरंद देउस्कर। ये बात याद रखना भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। और इंदौर के कौन थे, तो हरि नारायण चारी मिश्र। ये सबसे पहले भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्त बने, ठीक है। अब क्या किया गया, जो इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर थे हरि नारायण चारी मिश्र, उन्हीं को इंदौर से हटाकर भोपाल का बना दिया गया वर्तमान में हरि नारायण चारी मिश्र, ठीक है। मतलब जो इंदौर के सबसे पहले पुलिस कमिश्नर थे वो भोपाल में वर्तमान में है, और जो भोपाल के पहले थे मकरंद देउस्कर, उनकी जगह पर क्या कर दिया गया है, संतोष कुमार सिंह इंदौर को स्थापित नियुक्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर रिपीट कर रहा हूं, ये भोपाल के पहले कौन थे पुलिस कमिश्नर, तो मकरंद देउस्कर, और इंदौर के हरि नारायण चारी मिश्र थे। अब हरि नारायण चारी मिश्र को भोपाल से इंदौर से हटाकर वर्तमान में भोपाल का कमिश्नर बना दिया गया है, और इंदौर के कौन है, संतोष कुमार मिश्र। क्लियर, प्रश्न अवश्य रूप से आपको देखने को मिल सकता है। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे। नियंत्रण एवं उत्तरदायित्व की बात करें तो भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्त राज्य के पुलिस महानिदेशक जो है, मतलब डीजी के सामान्य नियंत्रण पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। मतलब सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है ना डीजीपी। किसी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, डीजीपी। जैसे किसी जिले का कौन होता है, एसपी, तो उसी प्रकार से किसी राज्य का डीजीपी होता है। तो ये किसके अंतर्गत कार्य करेंगे, डीजीपी के अंतर्गत कार्य करेंगे। और उत्तरदायी किसके लिए होंगे, राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होंगे, और इनको पूरे के पूरे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होते हैं। अब भावी विस्तार की बात करें मध्य प्रदेश में, तो ऐसा बोला जा रहा है जबलपुर और ग्वालियर में भी इस प्रकार की पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की तैयारी है, और ये जल्द ही लागू होने की कगार पर भी है। और ये होता है हमारा मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली, और पूर्ण रूप से पुलिस कमिश्नर प्रणाली समाप्त। तो अब मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूं, जैसा कि हमेशा करते आया हूं, कि आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट के माध्यम से हमें ये बता दिया कीजिए कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, हमारे समझाने के तरीके से लेकर हर एक बात, क्योंकि यही हमारे लिए एकमात्र मोटिवेशन और पॉजिटिविटी का जरिया होता है। आपको 1 से 2 सेकंड लगेंगे सिर्फ और सिर्फ, लेकिन हमें और बेहतर करने का आपके लिए जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा, क्योंकि जल्द ही सेम टू सेम इसी तरीके से एक एक टॉपिक, आप एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक
हर एक यूनिट के लिए आएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास से ही आपके नोट्स बन जाएंगे, हिंदी इंग्लिश सेपरेट पीडीएफ्स मिल जाएंगी, कोई पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, लिख कर याद कर कर नोट्स बनाकर आपका काम हो जाएगा, बस घर बैठे बैठे बेहतरीन तरीके से। कुछ भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारे लेक्चर्स और हमारे नोट्स से सीधे प्रश्न कठिन से भी कठिन बनते क्यों हैं? क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति को रिसर्च करने के लिए नहीं रखा है, मैं खुद ही रिसर्च करता हूं, खुद ही प्रिपेयर करता हूं नोट्स, और फिर उसको आपको बेहतर तरीके से समझा के आपको परोस देता हूं। और बस अब आपको उसको कैसे खाना है, आधा या अधूरा, या आधा यहां से खा के आधा कहीं से खाना है, तो समस्या है तो सिर्फ और सिर्फ आपको होंगी। तो सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर ऐड हो जाए, और मिलते हैं अपन अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।